गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून अविनाश, आकिब, प्रशांत। तो हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है, कैसा है? बढ़िया सब? फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन ही। वाह। हाँ, नया टॉपिक खत्म हुआ ना कल अपना मैग्नेटिज्म। हम्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून। मैं नहीं था, अरे बाप रे। तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेने का ना। हाय पवार। हेलो एवरीवन। सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? सबको आ रही है मेरी आवाज़? स्क्रीन दिख रहा है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम ऑडिबल बट नॉट विजिबल। हाँ, फोटो देख लो, बस डरना मत। सो जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और लास्ट 7 ईयर्स से मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स, क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और इस ग्रुप में डेली 2:30 को लाइव लेक्चर होता है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आज पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीछे स्टोरी क्या है। और उसके बाद डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक टर्म, दो टर्म से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड से आ गया। मैग्नेटिक, और यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये दोनों को कंबाइन कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये क्या है? वेव्स है। वेव्स को हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, जब साउंड वेव पढ़े थे कि अलग अलग टाइप की वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। इसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम, मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी पे भेजना है तो बीच में अगर वैक्यूम भी रहेगा तब भी ये वेव क्या करेगी? ट्रैवल कर लेगी। ऑफ कोर्स ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में से भी ट्रैवल करती है, एज वेल एज इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप कुछ पता है कि आपको क्या कुछ भी आइडिया है? मीडियम मीन्स पार्टिकल। मीडियम का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स रहेंगे बीच में। पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी के बीच में पार्टिकल है क्या? पार्टिकल मतलब वो कौन से? यहाँ ग्रुप पे मिल जाता है ना ये। टेलीग्राम पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टेलीग्राम? ये ग्रुप पे भी आपको नोट्स मिल रही है ना। तो अगर पार्टिकल्स है मतलब वो मीडियम है। अब मीडियम कोई भी हो सकता है।
गैसेस को भी मीडियम बोलेंगे, लिक्विड्स को भी मीडियम बोलेंगे, सॉलिड को भी मीडियम बोलेंगे। बट अगर वैक्यूम है मतलब वहां पे मीडियम नहीं है, पार्टिकल नहीं है। वैक्यूम है मतलब पार्टिकल नहीं है वहां पे, तो हम बोलेंगे वैक्यूम में मीडियम एब्सेंट होता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी आइडिया है क्या? सेकंड पार्ट है चैप्टर का जहां पे हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब पता है क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, आप में से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो किसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है? कोई तो मीडियम है ना, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट, अब यहाँ से मेरे पास कोई डिवाइस है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं ए लिख रहा हूँ, मैं बी लिख रहा हूँ, ये मैसेज आपको जा रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे सेंडर हूँ मैं, आप रिसीवर हो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, टू शेयर द नॉलेज। नॉलेज शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रिपीट, आई एम लेट, वाई यू आर लेट अनुज? तो कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन। अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ कहानी सुना रहा हूं मैं, अभी मेन टॉपिक नहीं स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा सी माहौल बन रहा है। हम्म। तो आपके हाथ में मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा? आपके हाथ में मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा? यस। हाँ, तो वो क्या है, वो जो डिवाइस है दैट इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम। आप मोबाइल के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। टेलीविजन हो गया, टेलीविजन से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। रेडियो हो गया, रेडियो वैसे आजकल यूज नहीं करते हैं, बट वो भी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम्म। तो ये चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से फिनोमेना पे बेस्ड है या कौन से इक्वेशन पे बेस्ड है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर आर फोर बेसिक लॉज which describes the behavior of electric and magnetic field। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिल के बनाई गई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, इसको हम चार बेसिक लॉज से स्टडी कर सकते हैं या इनमें कुछ रिलेशन है वो बता सकते हैं। और ये कैसे जनरेट होती है वो भी हमको यही से समझ में आ जाता है। एंड देयर जनरेशन बाय चार्जेस एंड करंट, करंट या चार्जेस की वजह से हम उसका बिहेवियर क्या करेंगे। हाँ हाँ, वो क्या करेंगे अभी, वो ट्वेल्थ में पढ़ने वाले हो आप। लेंस लॉ और फैराडे लॉ आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। हम्म। तो यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, कूलम्स ने एक लॉ डिस्क्राइब किया था। क्या था, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था। फिर उसके बाद हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े,
गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़े, which is similar to the Gauss law of electrostatic. But magnetic monopoles, which are thought to be magnetic charges equivalent to the electric charges, do not exist. अब क्या हुआ, हमको इलेक्ट्रिक चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। माइनस चार्ज को हम क्या करते हैं, जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, हम ये इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेंगे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हमको एक अलग थलग मिल जाएगा। बट जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो मैग्नेट में हम एक एन पोल लेते थे, एक एस पोल लेते थे। एन पोल को पॉजिटिव कंसिडर करते थे, एस पोल को निगेटिव कंसिडर करते थे। अब अगर मैं ये मैग्नेट को बीच में से काट दूं, तो एन और एस अलग अलग हो जाएगा क्या, एन पोल और एस पोल अलग अलग होगा। तो हम पहले क्या समझते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है प्लस माइनस, ऐसे ही मैग्नेटिक चार्जेस भी होंगे प्लस माइनस। बट हम क्या देखें कि ये मैग्नेट को के एक पोल को हम अलग नहीं कर सकते। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक अकेला पोल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको एन पोल मिल रहा है, तो आपको एस पोल भी मिलेगा वहीं कहीं पे। तो ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अगर एन पोल है तो एस पोल भी होगा, अगर एस पोल है तो एन पोल भी होगा। तो ये थोड़ा सी डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो यही से हम बोलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स है वो मिलते नहीं है हमको, एक सिंगल पोल नहीं मिलता, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का थोड़ा सी डिफरेंस है। उसके बाद फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ में क्या बोला, गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced in a current when the magnetic flux linked with the circuit changes। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं थोड़ा सी ना ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि फेराडेज लॉ है क्या, क्योंकि हम अभी तक फेराडे लॉ पढ़े नहीं है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन भी कर लिए कि सर फेराडे लॉ पढ़े नहीं है, तो फेराडे लॉ मैं बता देता हूँ क्या होता है, बट उसको डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। तो फेराडेज लॉस क्या बोलता है कि यहाँ पे एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हो रही है या जो जनरेट हो रही है, वो कब जनरेट होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाइव बी से लिखते हैं। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लाइन पढ़े नहीं, फ्लक्स का मतलब होता है लाइंस ऑफ फोर्स, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मतलब फ्लक्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी। अब मैं ये एक मैग्नेट लेके आया, इसका एन पोल है, इसका एस पोल है, यहाँ से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं एक सर्किट रख दिया हूँ, ये सर्किट में क्या लगा दिए है, एक गैल्वानोमीटर लगा दिए। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना, करंट को डिटेक्ट करना। तो जब मैं ये मैग्नेट इसके पास लेके आया ना, तो मैग्नेट जब इससे दूर था, चलो मैं थोड़ा सी फील्ड बढ़ा देता हूँ, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, ये एक और फील्ड लाइंस, ये एक और फील्ड लाइंस। अब जब ये मैग्नेट को आप सर्किट के पास लेके आओगे, तो अभी देखो यहाँ पे एक एरिया लिया हूँ, यहाँ पे एक एरिया लिया हूँ, ये एरिया को ना मैं नाम दे देता हूँ A1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ B, ए और बी नाम दे देते। तो ए वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या बी वाले एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ है, बी वाले में, राइट। तो जब मैं मैग्नेट को सर्किट के पास लाते जाऊंगा, जब मैं मैग्नेट को सर्किट के पास लाऊंगा, तो पहले कम लाइंस रहेगी, फ्लक्स कम रहेगा,
फिर और करीब ले आऊंगा, उसको और नजदीक ले आऊंगा तो लाइंस बढ़ जाएगी, फिर और नजदीक ले आऊंगा तो लाइंस और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। जैसे मैं मैग्नेट को करीब ला रहा हूँ सर्किट के, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फिर सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट। बैटरी, बिना बैटरी लगाए हम सर्किट में करंट फ्लो कर सकते हैं। कैसे फ्लो कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करके। एक मैग्नेट को क्या किया, एक सर्किट के पास में लेके गया, डिस्टेंस कम करते गया। एक मैग्नेट को क्या किया, दूर लेके गया, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो सर्किट में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब जनरेट होना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, ये देखो अनुज एकदम सही बोला। जो मैं इतने देर से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, अनुज एक सेंटेंस में बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई सर्किट में। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। समझा अभी ये? तो यही तुम्हारा फैराडे लॉ है। ये 12th में आप बहुत डिटेल में स्टडी करोगे, यही से इस पे अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इतना याद रखना है। उसके बाद एक फोर्थ लॉ और है, एम्पियर्स लॉ। ये फोर्थ लॉ है। चार लॉस को पढ़ने वाले हैं हम। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या था, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड क्या था, फैराडे लॉ था, और फोर्थ वाला हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये एम्पियर्स लॉ भी आपको 12th में है। तो एम्पियर्स लॉ किसके बीच का रिलेशन देता है, induced magnetic field associated with a loop and current flowing through the loop। इसका क्या मतलब है, जब एक लूप है, लूप मतलब क्लोज्ड पाथ, जब एक लूप में से करंट फ्लो होगा, जब एक लूप में से करंट फ्लो होगा, ये लूप में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये यहां से करंट गया, यहां से निकल गया, तो ये एक लूप में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो जैसे ही कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा ना, तो वो अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो करंट जब भी कोई कंडक्टर में से फ्लो होता है, वो कंडक्टर अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मतलब जनरेट हो जाती है, उसमें खुद ब खुद आ जाती है। इंड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, जनरेट हो जाती है, आ जाती है। तो एम्पियर्स लॉ का मतलब ही यही है कि जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद ये चारों लॉज आने के बाद मैक्सवेल था एक साइंटिस्ट, वो क्या किया कि एक गलती मिल गई उसको एम्पियर्स लॉ में, for time dependent field. He noticed that the magnetic field can be generated not only by electric current, by also changing the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको चेंज भी कर देंगे ना करंट को, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वन मोर टर्म टू द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग दिस लॉ। तो ये जो एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा एक और एडिशन कर दिया, एक टर्म और ऐड कर दिया, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। This term is extremely important, and the electromagnetic wave which are an outcome of this equation would not have been possible in the absence of this term। अब आप डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब कहाँ पे पढ़ने वाले हो, सब 12th में पढ़ने वाले हो। तो ये लॉस पे ही बेस्ड है, ये लॉस की कुछ इक्वेशंस है, उन पे ही बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशन। क्या नहीं समझा शिवम को?
हाँ मेरे को पता है आप लोग पढ़े नहीं हो ये लॉज, इसको अप्लाई नहीं किए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सी तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि आधी चीज आपको पता नहीं है। ये गॉस लॉ आप पढ़े हो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़े हैं, बट हम फेराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ नहीं पढ़े हैं, तो अभी तुमको नहीं समझ में आएगा इतने अच्छे से, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम ट्वेल्थ में है सब। पहले ट्वेल्थ में ही था ये कम्युनिकेशन सिस्टम ना, ये वाला पार्ट ट्वेल्थ से आया है अभी। तुम्हारा थोड़ा सी सिलेबस नया है ना। लिख के बताओ, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, दिख रहा है तुमको? आगे चलो पढ़ते हैं, ये सब ना बहुत वो है, ऊपर ऊपर वाली चीज है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, नहीं तो फिर ट्वेल्थ का पोर्शन मेरे को पढ़ा देना पड़ेगा तुमको। ट्वेल्थ में एक आधा चैप्टर में हम एम्पियर्स लॉ पढ़ने वाले हैं, फेराडेज लॉ पे पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर आप डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह पढ़ोगे। तो यही से मैं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ ये कहानी सुन लो, ये सिर्फ हिस्ट्री बता रहे हैं अपन कि ऐसा ऐसा ये बेस्ड है। हम्म। आगे वाला इम्पोर्टेंट है, अभी ये मेन पार्ट नहीं है, आगे वाला ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ से थोड़ा सी याद रखने वाली चीज है। हम्म। बेसिकली हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स। पता है क्या, फिजिक्स में तीन चार ब्रांच होती है। एक होती है मैकेनिक्स, एक होती है थर्मल, एक होती है ऑप्टिक्स, एक रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक होता है मैग्नेटिज्म, फिर एक आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। हम्म। मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स में कौन से पार्ट पढ़ते हैं हम? मोशंस वगैरह से रिलेटेड। तो स्टार्ट के जो 3 to 4 चैप्टर्स होते हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में, स्टार्ट के 3 या 4 चैप्टर ना मोशन से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम मैकेनिक्स बोल देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? थर्मल। थर्मल मतलब हीट वगैरह से रिलेटेड। फिर ऑप्टिक्स, लाइट वगैरह से रिलेटेड चैप्टर होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड है। फिर ऐसे ही मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स मतलब नया नया फिजिक्स। तो जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट के चैप्टर्स होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, माइक म्यूट था। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स ऐसे ही रहता है, नया नया इन्वेंट हुआ है। हाँ थोड़ा सी पानी वगैरह पीने का रहता है ना। चलो। तो अभी ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सेस के अलोंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सेस के अलोंग क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेव्स ट्रैवल कौन सी डायरेक्शन में कर रही है? जेड एक्सेस के अलोंग ट्रैवल कर रही है। So that waves that are caused by the acceleration of charged particle and consist of electric and magnetic field vibrating sinusoidally at right angles to each other and to the direction of propagation of waves are called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे क्रिएट होती है? हाँ बता रहे हैं, एक एक स्टार्ट से आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेट करते हैं मतलब
वो मूव हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब वो एक्सिलरेट कर रहे हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली रहेगी। साइनोसॉइडली मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसा लहर बना दिए ना आप, तो ये लहर को ही हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, तो ये साइनोसॉइडल बन गया स्ट्रक्चर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों क्या है, साइनोसॉइडल है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, साइनोसॉइडली वेव क्या हो रही है, साइनोसॉइडली मूव कर रही है। सिमिलर नेम। तो साइनोसॉइडली मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव मतलब ऐसा लहर वाला पार्ट को आप साइनोसॉइडल बोल सकते हो। एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन, हाँ एसी करंट, वेरी गुड, एसी करंट। एसी करंट जैसा रहता है ना साइनोसॉइडली, वैसा ही। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी इसके, वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो एक्स और वाई ये दोनों कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे से। और उसके बाद ये वेव आगे बढ़ते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, राइट। हाँ, वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, जेड एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, टाइम के साथ साथ वेरी हो रही है, यही से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, और वेव जा रही है जेड एक्सिस के अलोंग। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक्सिलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट किया, मूव किया, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी के भी परपेंडिकुलर रहेगी। एक्स वाई जेड एक्सेस ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये डेफिनेशन याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये ऊपर जा रहा है एरो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो तुम्हारे तरफ आ रहा है, रेड वाला दिखेगा आपको, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है। और वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है एक्स और वाई डायरेक्शन में। वेव प्रोपगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में। तो ये आई होप तुमको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ने का। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वन बाय वन करके समझते हैं कि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, क्या है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से डिनोट किया है,
मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से डिनोट किया है। अच्छा 12, ओके ठीक है, 12 पढ़ लेंगे। ओके, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी परपेंडिकुलर रहेगी। Thus the electromagnetic waves are transverse wave। तो ये वेव को हम क्या बोलेंगे, ये वेव ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पढ़े थे हम, इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो परपेंडिकुलर नेचर में मतलब ट्रांसवर्स है। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो ये दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो हमको एक थर्ड वेक्टर मिल जाएगा। थर्ड वेक्टर को मैं बोल देता हूँ ए। तो ई क्रॉस बी से हमको क्या मिलता है, थर्ड वेक्टर, एंड विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ई एंड बी, gives the direction in which EM waves travel। मतलब अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो A की डायरेक्शन क्या होगी, अगर E वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग है, B वेक्टर y, तो A की डायरेक्शन z रहेगी। मतलब कौन सी डायरेक्शन में वेव जाने वाली है ये कैसे पता चलेगा, तो आपको E और B का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और E क्रॉस बी हमको और क्या देते हैं, ऑल्सो गिव्स द एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रो। वेव है, वेव की डेफिनेशन ही है, अगर वेव को एक वर्ड में बोलना है ना तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ये जब E क्रॉस बी करूंगा, हाँ वही वही तो पढ़ा रहे हैं, सेकंड पॉइंट ही पढ़ा रहे हैं। तो E क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो थर्ड वेक्टर मिलता है, और वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बाकी दो वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब E अगर x एक्सेस के अलॉन्ग है, B अगर y एक्सेस के अलॉन्ग है, तो जो ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा वो z एक्सेस के अलॉन्ग रहेगा। हम पढ़े हैं वेक्टर i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप, मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़े हैं। और ये एक और चीज देगा हमको, क्या देगा, एनर्जी कितनी कैरी कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, राइट। सो वेक्टर ई एंड बी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरी साइनोसॉइडली एंड आर इन फेज। अब इन फेज का मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए फिर से हमको डायग्राम देखना पड़ेगा। अब जब आप डायग्राम देख रहे हो, ये पॉइंट देखते हैं, मैं एक ब्लैक ले लेता हूं, ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट से दोनों वेव स्टार्ट हो रही है, फिर ई क्या हुई, इंक्रीज होना चालू हुई, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंची तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते होते मिनिमम हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होते होते ये पॉइंट पे आ गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगी, निगेटिव साइकिल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, निगेटिव साइकिल में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है दोनों का साथ साथ में हो रहा है क्या, दोनों एक साथ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, तो यही को हम बोलते हैं इन फेज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइनोसॉइडली आगे बढ़ेंगे और इन फेज होंगे। साइनोसॉइडली मतलब वेव के जैसा, लहर के जैसा आगे बढ़ेंगे और फेज में रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं।
समझ रहे? थर्ड पॉइंट क्या नहीं समझा थर्ड पॉइंट में? साइनोसॉइडली वेरी होगा। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसॉइडली? नहीं समझ रहा? वैष्णवी को क्या नहीं समझ रहा है? क्या नहीं समझ रहा है बोलो। ये शेप में वेव के जैसा शेप रहेगा। साइनोसॉइडल मतलब वेव के जैसा। इन फेज मतलब एक साथ बढ़ रही है, एक साथ कम हो रही है। सेकंड थर्ड पॉइंट्स आर। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? दो वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा जो बाकी के दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं पढ़े हो, क्रॉस प्रोडक्ट सुन के आपको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे समझेगा? क्रॉस प्रोडक्ट हम पूरा डिटेल में पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में। हम्म। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सेकंड चैप्टर जो मैथमेटिकल मेथड्स का जाके उसका वीडियो देखो तो समझ में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा थर्ड वेक्टर। वो थर्ड वेक्टर क्या देगा? डायरेक्शन देगा, कौन सी डायरेक्शन में वेव जाएगी, और मैग्नीट्यूड भी देगा, मतलब कितनी एनर्जी कैरी करेगी। वेव का मतलब होता है एनर्जी। वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई मतलब एनर्जी गई। तो ये कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं? 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल। ये मैग्नीट्यूड से समझ में आएगा। कैसे आएगा? वो ई क्रॉस बी करेंगे हम। अभी समझा आगे बढ़ने का? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ट्रैवल कर लेती है, मतलब वैक्यूम में ट्रैवल कर लेती है। एज वेल एज थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी ट्रैवल कर लेती है। इन फ्री स्पेस, अब फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी सी। वेलोसिटी सी क्या है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इक्वल टू दैट द लाइट इन फ्री स्पेस। जो लाइट जो स्पीड से ट्रैवल करती है वही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रैवल करती है। गेटिंग इट? लाइट की स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ रहा है? तो ये राउंड ऑफ करके लिख लिए है। और वो सी का फॉर्मूला भी दिया है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यू कैसे आई? तो C इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? चलो म्यू नॉट क्या है? इसका नाम क्या है? कांस्टेंट है, बट व्हाट इज द मीनिंग? टर्म को क्या बोलते हैं म्यू नॉट को? परमीएबिलिटी। हाँ, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। तो ये दोनों को जब आप वैल्यू रख दोगे तो किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल। सी कैसे आया? सी ऐसे आया, ये फॉर्मूले से। ये दोनों म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखो दिया है, म्यू नॉट है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर इस परमीएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
यहाँ करेंगे करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जब करेंगे अभी पढ़ लेते हैं आगे के भी कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से। सॉल्व करेंगे। तो इन अ गिवन मटेरियल मीडियम, अब फ्री स्पेस नहीं है हमारे पास, क्या है, एक मटेरियल मीडियम है, कोई भी मटेरियल मीडियम हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, अब बीच में कोई मीडियम आ गया तो उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एम इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। जो मीडियम में रहेगा, पहले स्पेस में था, नॉट कब लगाओगे, जब वैक्यूम में रहेगा, नॉट लगाते हैं वैक्यूम के लिए, वो वैल्यू वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है। बट मैं बोला अब हाइड्रोजन में आ गए, तो हाइड्रोजन अगर गैस के चैम्बर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हाइड्रोजन के लिए म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू अलग रहेगी, नाइट्रोजन के लिए अलग रहेगी, राइट। ऑक्सीजन में ट्रैवल कर रहे अलग रहेगी, या कोई और मीडियम है, मीडियम चेंज होगा, म्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होने वाली है, और उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट, velocity of wave in that medium, permeability in that medium, permittivity in that medium. So the electromagnetic waves obey the principle of superposition. मीडियम के हिसाब से तुम मीडियम बताओ तो वैल्यू रहेगी, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू अलग है, पहले मीडियम को तो डिफाइन करो, कौन से मीडियम में है, कौन सा पार्टिकल है, ऑक्सीजन का पार्टिकल है, नाइट्रोजन का पार्टिकल है, कॉपर का पार्टिकल है, वाटर, तो वही वैल्यू चेंज होते जाएगी, वैल्यू चेंज होते जाएगी, वाटर के लिए वैल्यू अलग है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब कंबाइन होना, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, ये दोनों कंबाइन होके एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगे, ये दोनों वेव क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ये फर्स्ट वेव आई, ये सेकंड वेव आई, ये फर्स्ट और सेकंड मिल के जो प्रोड्यूस किए हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और सेकंड वेव सुपर इम्पोज्ड हो गई, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गई, सुपर इम्पोज्ड हो गई। उसके बाद थर्ड क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड of electric and magnetic field is constant at any point and is equal to the velocity of electromagnetic wave। क्या बोला है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी आई होप तुमको एम्पलीट्यूड समझता होगा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, और वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है। मतलब अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी, और नॉट लगाए हो मतलब वैक्यूम, तो मैं क्या बोलूँगा, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। दो वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों को डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाती है। नॉट लगाया मतलब वैक्यूम है, और ये सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट में। तो ई नॉट एंड बी नॉट, ये जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली।
तो ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। As the electric field vector E is more prominent than the magnetic field vector B, it is responsible for optical effect due to electromagnetic waves. For this reason, electric vector is called as light vector. ऑप्टिकल इफेक्ट्स बोल रहे हैं, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इफेक्टिव, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इफेक्टिव देन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना हो रहा है, ऑप्टिकल फेनोमेना का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल फेनोमेना मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये कुछ पढ़े हो ना ऑप्टिकल फेनोमेना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहे हैं। ये क्या है तुम्हारे? ऑप्टिकल इफेक्ट है या ऑप्टिकल फेनोमेना है। तो यही से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं लाइट वेक्टर। लाइट के जो फेनोमेना है, ऑप्टिक्स के जो फेनोमेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यही से इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर। The intensity of a wave is proportional to the square of its amplitude and it is given by the equation. Electric field vector is more prominent. More prominent मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा वेक्टर ज्यादा इफेक्टिव होता है? वेक्टर ई या वेक्टर बी? वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक। क्यों ज्यादा प्रोमिनेंट होता है? जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट है वो ई की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इफेक्ट किसकी वजह से हुआ? ई की वजह से। क्यों? ई ज्यादा इफेक्टिव है। तो यही से ई को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल वेक्टर और लाइट वेक्टर। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट होता है ना, तो लाइट के फिनोमेना ई की वजह से हो रहे हैं, तो ई इज योर लाइट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है? जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पली स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, और वो गिवन बाय है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट जीरो ई नॉट स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, सॉरी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ई के जैसा दिखता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के जैसा दिखता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये कांस्टेंट है। ये तो मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी डायरेक्ट दिया है, कहाँ से आया ये अभी मत पूछो। ये सब इक्वेशन सब फॉर्मूला सब पढ़ेंगे हम बट 12th में।
यहाँ पे अभी पूरा 1 घंटा चले जाएगा तुमको समझाने कि ये कहाँ से आया। तो ये इक्वेशन अभी याद रख लो, क्योंकि अभी तुमको सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला दे दिया है। हाफ कहाँ से आया, ई नॉट कहाँ से आया, अब वो टेक्स्ट बुक वाला क्या किया, सब दे दिया है, तो सब पढ़ाना पॉसिबल नहीं है अभी, आधी चीज ऊपर से जाने वाली है। So the energy of electromagnetic wave is distributed equally between the electric and magnetic field। जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन गई और एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये बाहर आया, ये अंदर गया, ये बाहर आया, ये अंदर गया, ये बाहर आया। तो ये क्या बन रहा है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये रेड वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर जा रही है। एक बार वो आपके स्क्रीन के बाहर आ रही है, एक बार ये अंदर चले गए, स्क्रीन के पीछे से घूम के फिर आ गई बाहर, फिर स्क्रीन के अंदर चले गए, फिर स्क्रीन के बाहर आ गए, स्क्रीन के आगे पीछे जा रही है और ये स्क्रीन पे ही ऊपर नीचे हो रही है। तो ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ 20 जूल एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, 20 जूल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितनी है इसमें, 10 जूल हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 जूल। दोनों को इक्वल इक्वल एनर्जी देना है। energy is equally distributed among electric field and magnetic field। समझा ये। अपने को न्यूमेरिकल्स भी करने का था, तो तुम लोग जो सॉल्व करवाने बोल रहे थे वो यहाँ पे है, देखो कौन मेरे को बोल रहा था कि सॉल्व करवाओ सर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो म्यू नॉट और ई नॉट का फॉर्मूला लगाया है। चलो ठीक है, अपन ना ये न्यूमेरिकल कल कर लेंगे, आज मैं ले लेता हूँ ब्रेकआउट। अभी न्यूमेरिकल सही से हो भी नहीं पाएगा, न्यूमेरिकल अभी कराने जाऊंगा तो सही से हो नहीं पाएगा, तो ब्रेकआउट लेते हैं। ब्रेकआउट मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर अपन पीछे ही चलते हैं। बाबा बाबा, मैग्नेटिक फ्लक्स सब 64% वेबर पर मीटर वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का है वेबर। करेक्ट आंसर, और वो सिर्फ 29% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे, घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, तो फिर ऐसा कैसा चलेगा। चलो एक और पूछूं, इजी वाला पूछ लो एकदम, चलो इजी वाला एकदम। वेरी गुड, 100% स्टूडेंट का सही जवाब, क्या बात है, एकदम इजी। इजी वाला था तो पूरा आ गया सबका सही जवाब, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। वन मोर, वन मोर, फिर आगे कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर कल क्या करोगे, कल भी फिर ब्रेकआउट बोलोगे। थोड़ा सी पढ़ो मैग्नेटिज्म, कल हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी क्वेश्चन आ जाए। ये जो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना, सब अच्छे से पढ़ना।
12 की 12 कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ लो। अरे हाँ, कल कंपटीशन है। कल कंपटीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। शेड्यूल देखे? शेड्यूल में देखो, शायद 12 या सवा 12 बजे है। 12:30 बजे आ जाओ, ब्रेकआउट होगा लाइन से 15 सवाल। ये जो ब्रेकआउट में तुम 2 सवाल 3 सवाल करते हो ना, तो लाइन से 15 सवाल रहेंगे ब्रेकआउट, उसमें पॉइंट्स मिलता है। कल 12:30 बजे कुछ है। एक बार देख लो शेड्यूल में बताएगा तुमको। कॉलेज का लेक्चर है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके ओके। हाँ, 12 के बाद ही रहेगा। कौन सा चैप्टर रहेगा? शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रहेगा। 1 बजे रखो। उसके बाद असल में 12th वाले का भी लेना होता है। वो 45 मिनट्स का मैं तुम लोग का लूंगा, फिर तुम्हारा खत्म होगा, 12 का लूंगा। फिर खाना खाऊंगा, फिर तुम्हारा लेक्चर लूंगा, फिर 12 का लेक्चर। वो सब 12:30 से पूरा 5 तक एकदम पैक है। एकदम आगे पीछे जरा भी नहीं कर सकते अपन। समझ में आया शिवम? नहीं, मल्टीटास्क नहीं, एक ही करते हैं, बट वो लाइन से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।